हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे, जिसमें संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी की विभिन्न चुनौतियों तथा साइबर सुरक्षा के मूलभूत तत्वों को देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संचार तकनीकी को किसी देश की अवसंरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। संचार नेटवर्क के उपकरणों में पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ोतरी भी हुई है। इसमें तार वाले, बिना तार वाले उपकरण सम्मिलित हैं। कंप्यूटर, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आदि में भी बढ़ोतरी हुई है और इनके उपभोक्ता भी बढ़े हैं। मतलब इंटरनेट आधारित साइबर स्पेस बहुत तेजी से बढ़ा है। तो वर्तमान में साइबर स्पेस से जुड़े हमले और खतरों का जोखिम ज़्यादा भी हो गया है, जिससे कोई भी दुश्मन देश अथवा आतंकवादी संगठन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क और सूचना भंडारों पर हमला कर या इन्हें हैक कर सूचनाएं चुराने और आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनल सिक्योरिटी की कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं, जिसमें भौतिक चुनौती के तहत संचार नेटवर्क या तारों को काट कर या उनमें विस्फोट से उड़ाकर मोबाइल टावरों को नष्ट किए जाने की चुनौती है। हाँ, अब इसे भौतिक सुरक्षा बढ़ाकर सुरक्षित किया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है साइबर चुनौती। इसमें नेटवर्क में किसी भी प्रकार का हमला करना या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना आदि मामले आते हैं, जिसके अंतर्गत देश की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर उसकी सूचनाओं की प्रामाणिकता बदल देना, अनाधिकृत व्यक्ति के पास गोपनीय जानकारी पहुंचने का खतरा होना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरनाक होगा। फिर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों की संचार प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों में परिवर्तन करना और उन्हें हटा देना, ये सारे कार्य साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए, भारत में सरकार ने स्वच्छ प्रशासन देने, कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही आदि के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए संचार टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों और सेवाओं को व्यापक तौर पर अपनाने की पहल की थी। केंद्र सरकार ने अनेक नागरिक और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ भी दिया है और ई शासन कार्यक्रम, भारतीय विशिष्ट पहचान विकास प्राधिकरण कार्यक्रम प्रमुख रूप से इसमें शामिल है। आज सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी विभाग और स्थान इंटरनेट तथा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं। इसीलिए इन सभी की सुरक्षा भी जरूरी है, ताकि असामाजिक और अराजक तत्व इन पर साइबर हमला ना कर सकें। अब आगे जानते हैं कि कौन कौन से तरीके या मेथड से साइबर अपराध हो सकते हैं। तो इसके लिए कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। यदि किसी हमलावर ने मालवेयर डेवलप कर लिया तो उसे बहुत से लोग यूज़ करके किसी भी स्थान से किसी भी अन्य कंप्यूटर को निशाना बना सकते हैं। इन गतिविधियों में दूसरे कंप्यूटर को निशाना बनाने के चलते उनकी फाइलों को निशाना बनाना और नष्ट करना और ख़राब करना आते हैं। सहायक उपकरण के रूप में कंप्यूटर का इस्तेमाल करना मतलब चोरी या अवैध फाइलों का स्टोरेज करना या भंडारण करना। फिर साइबर हथियार के रूप में कंप्यूटर का यूज़ करना, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से पारंपरिक अपराध जैसे धोखाधड़ी, जुआ आदि प्रकार के अपराध को जन्म देना। इन सभी के अलावा ऑनलाइन गतिविधि में कुछ इस प्रकार के साइबर अपराध शामिल होते हैं: हैकिंग या क्रैकिंग, साइबर एक्टिविज्म या हैक्टिविज्म, बाल यौन अपराध या अश्लील फिल्में, कंप्यूटर वायरस का सृजन और मालवेयर, साइबर स्टॉकिंग, किसी की गोपनीय पहचान को हासिल करना या धोखाधड़ी करना, अवैध वित्तीय लेन देन या मनी लॉन्ड्रिंग, कॉपीराइट का उल्लंघन, इंटरनेट के जरिए किसी को आपत्तिजनक सामग्री भेजकर परेशान करना, रैंसमवेयर अर्थात साइबर फिरौती। इनके अलावा कुछ अन्य चीज़ें इस प्रकार हैं। पहला, लॉजिक बम या स्लेक कोड। यह जानबूझकर तैयार किया गया ऐसा कोड है जो किसी सॉफ्टवेयर में डालने से वह गलत जानकारी देने लगता है। यह कंप्यूटर के डाटा को डिलीट कर सकता है या उसे गलत दर्शा भी सकता है। दूसरा, स्पैमिंग, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ ईमेल या मोबाइल में संदेश भेजना है। तीसरा, वायरस हमले, जो किसी वायरस को प्रोग्राम नष्ट करने या बदलने के लिए भेजना है। चौथा, स्प्रूफिंग, जिसमें किसी गलत नाम या पते से ईमेल संदेश भेजना है। डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये विभिन्न सेवाओं में रोक उत्पन्न करता है। अगला है ब्रीच ऑफ एक्सेस, जब किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा संवेदनशील जानकारी की कॉपी कर ली जाती है और इसे चुरा लिया जाता है तो इसे ब्रीच ऑफ एक्सेस कहते हैं। अगला है स्पाईवेयर हमले, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन से जुड़ी जानकारी ले ली जाती है और उन्हें इनकी भनक भी नहीं होती, इसे स्पाईवेयर हमले कहते हैं। अगला है मालवेयर हमले, जिसमें किसी कंप्यूटर ऑपरेशन में व्यवधान डालकर संवेदनशील जानकारी ले ली जाती है। अब ध्यान रखिए कि साइबर अपराध एक बहुत व्यापक शब्द है, जिसमें साइबर हमले, साइबर आतंकवाद, साइबर वॉरफेयर जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। एक तरफ जहां साइबर अपराध में ज़्यादातर व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर वॉरफेयर प्रायः किसी सरकार की ओर से प्रायोजित गतिविधि है।
अब इस क्षेत्र में भारत की बात करें तो भारत में साइबर सुरक्षा के जानकारों की बहुत कमी है। सरकार के अनुमानों के अनुसार भारत को 5 लाख साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की आवश्यकता है। ये भी देखा गया है कि बीते वर्षों में लगातार साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। वानाक्राई नामक वायरस का हमला भी साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बड़ा मामला रहा है। वानाक्राई के द्वारा विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज सर्वर 2008, लाइनक्स, मैक आदि सभी पर अटैक कर इन्हें कंट्रोल किया गया है। अब भारत में इससे पहले भी 2017 में भारतीय कंपनियों पर लजारस नामक रैंसमवेयर का हमला हुआ था, जिसके बाद बैंकों ने अपने ग्राहकों को एटीएम कार्ड के पासवर्ड बदलने को कहा था। यह वायरस ईमेल के जरिए सिस्टम तक पहुंचता है और नेटवर्क से जुड़ी सभी मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को संक्रमित करता है और सर्वर को भी संक्रमित करता है। चलिए आगे जानते हैं साइबर वॉर या साइबर युद्ध के बारे में। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें दुश्मन सेनाएं एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करती, बल्कि एक देश दूसरे के कंप्यूटर नेटवर्क को तबाह कर देता है या फिर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर देश के कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाकर सेवाओं की उपलब्धता में अड़चन डालता है। ये विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देना और जासूसी करने जैसे कार्य भी करता है, इसीलिए इसे जानकारी आधारित युद्ध भी कहा जाता है। साइबर युद्ध क्षेत्र जल, थल, वायु और अंतरिक्ष के बाद 5वें युद्ध क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। इसमें इंटरनेट पर अपराध करने वालों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अब इस तरह के कई मामले देखे गए हैं, जैसे अमेरिका और इजराइल ने 2009 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ जमकर साइबर तकनीकी का प्रयोग किया था। वर्ष 2016 में संपन्न हुए अमेरिकी चुनाव में रूसी सरकार द्वारा हैकिंग की बात सामने आई थी। फिर अमेरिका ने रूस के 2 खुफिया सेवाओं FSB और GRU को बैन भी कर दिया है उसी लिए। फिर अन्य देशों जैसे चीन पर भी साइबर अपराध के लिए आरोप लगते रहे हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि हैकिंग के इस मामले में भारत के लिए भी सतर्कता का संकेत सामने आता है, क्योंकि भारत सरकार एक तरफ जहां डिजिटल भुगतान की तरफ कदम बढ़ा रही है, वहीं भारत में अभी भी डिजिटल ढांचा पूर्णतः विकसित नहीं है। क्वालकॉम की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी भारत के जितने भी बैंकिंग ऐप्स और ई-वॉलेट्स हार्डवेयर सिक्योरिटी का प्रयोग कर रहे हैं, वे सभी ज्यादा सुरक्षित नहीं है। अब आगे जानते हैं साइबर आतंकवाद या साइबर टेररिज्म के बारे में। इसमें किसी कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर हमले की तुलना में आतंकी साइबर हमला देश के अवस्थापना ढांचे को क्षति और गंभीर आर्थिक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह साइबर आतंकवाद सूचना, कंप्यूटर प्रणाली और कंप्यूटर प्रोग्राम तथा गोपनीय आंकड़ों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित हमला है, जो छद्म समूहों और एजेंटों द्वारा किया जाता है। यह हमारे बैंकिंग, उद्योगों, सैन्य प्रतिष्ठानों आदि को क्षति पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। इसे कई बार इलेक्ट्रॉनिक आतंकवाद या सूचना युद्ध भी कहते हैं। लिपमैन रिपोर्ट के अनुसार 2009 में विभिन्न सरकारी लोकप्रिय वेबसाइट को निशाना बनाकर अमेरिका और विभिन्न देशों में हमला किया जा चुका है। अब देखते हैं कि ये संचार नेटवर्क का दुरुपयोग कैसे करते हैं ये आतंकवादी संगठन। पहला है दुष्प्रचार करके। ये आतंकवादी संगठन इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने बारे में प्रचार और लोगों को भ्रमित कर अपने संगठन में भर्ती करने को प्रेरित करते हैं। इसमें प्रस्तुतियां, ऑडियो, वीडियो फाइल्स आदि के माध्यम से दुष्प्रचार करते हैं। ट्विटर, फेसबुक, वीडियो और फाइल्स आदि साझा करके भी ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। इसके अलावा भय पैदा करके, धारणाओं को तोड़कर, अफवाहों को फैलाकर आतंकवादियों द्वारा संचार नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे धन जुटाने के लिए भी इसका यूज होता है, जैसे प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से, ऑनलाइन भुगतान के तरीकों से, धर्मार्थ संगठनों का प्रयोग करके, ई कॉमर्स के माध्यम से और क्रिप्टो करेंसी जैसे ऐसे माध्यम जिसमें सेंडर का भी पता नहीं चलता, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं और ये धन प्राप्त कर अवैध गतिविधियां फैलाते हैं। फिर तीसरे तरीके में प्रशिक्षण आता है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो, वीडियो, साहित्यिक व्याख्यान ऑनलाइन तरीके से अपनी नेगेटिव विचारधारा को फैलाते हैं। हथियारों, विध्वंसक सामग्रियों, विस्फोटक बनाने के तरीके, हमले को क्रियान्वित करने की जानकारी आदि ये वेबसाइट के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर की तरह कार्य करते हैं। चलिए अब इंडिया के संदर्भ में साइबर सुरक्षा के क्या मायने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखें साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सुरक्षा व्यापक शब्द है। व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और बड़े नेटवर्क जैसे रेलवे नेटवर्क, राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली, सैन्य निहितार्थ वाली नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असेट्स के अनधिकृत और दुर्भावनापूर्ण उपयोग के किसी भी रूप को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। ईमेल, व्हाट्सएप, नेट बैंकिंग या पेटीएम यानी वह प्रत्येक जो इंटरनेट पर आश्रित सेवा है, इन सभी की साइबर हमलों से सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। भारत के सामने साइबर सिक्योरिटी की कई चुनौतियां हैं। ऐसे इंटरनेट के साधनों का पता लगाना लगभग नगण्य है जो कि आतंकवादी समूहों, राज्य या गैर राज्यकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे हैं। क्योंकि साइबर स्पेस की कोई भौगोलिक सीमा तो होती नहीं है, इसलिए इंटरनेट सुरक्षा में किसी पर आरोपण करना भी बहुत कठिन हो जाता है। फिर भारत को साइबर थ्रेट पाकिस्तान, चीन जैसे देशों से भी है।
इसीलिए विदेशों से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात भी चिंता का विषय है, क्योंकि इन उपकरणों में छेड़छाड़ और नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है। इसीलिए हवाई यातायात नियंत्रण और पावर ग्रिड प्रबंधन तथा दूरसंचार के लिए आयात होने वाली वस्तुओं का कठोर परीक्षण होना चाहिए। अब एक समस्या यह भी है कि बड़ी बड़ी कंपनियां या बैंक्स अपने ऊपर होने वाले साइबर खतरों की जानकारी इसलिए नहीं देती क्योंकि उनके शेयरों के दाम गिरने की आशंका होती है। यह भी एक समस्या है। हालांकि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक व्यवस्था दी है जिसके तहत ये कंपनियां अपनी आवश्यकता की बातें या साइबर हमलों की जानकारी सर्टेन को देती हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि साइबर हमलों पर नज़र रखने, उनकी जांच पड़ताल करने और उनके बचाव के उपाय खोजने के लिए एक विशेषज्ञ संस्था बनाई जानी चाहिए। जैसे जैसे बैंकिंग और कारोबार तथा अन्य सुविधाएं ऑनलाइन हो रही हैं, वैसे वैसे साइबर सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता का सवाल बनती जा रही है। इसके लिए न सिर्फ कानून में सुधार होना चाहिए बल्कि उसका पालन सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था का भी निर्माण होना चाहिए। अब इसके अलावा भी नेटवर्क का संचालन करने वालों के बीच संयुक्त सहयोग अत्यंत आवश्यक है। रक्षा सेवाओं, नागरिकों का सहयोग आदि होना भी अपेक्षित है। और अब पूरे विश्व में सशस्त्र बलों ने एक अलग शाखा, साइबर शाखा के निर्माण की शुरुआत भी की है। ये साइबर शाखाएं सशस्त्र बलों की तरह साइबर सुरक्षा के लिए रणनीति बना रही हैं ताकि देश की रक्षा की जा सके। मतलब ये जो साइबर जगत है ना, ये गत्यात्मक क्षेत्र है। यहाँ नेटवर्क, सुरक्षा सेवाएं और देश की स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों को नियमित रूप से अपडेट करने की जरूरत है ताकि साइबर हमलों से बचाव हो सके। इसीलिए 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी निर्माण किया गया था जिसमें 14 मानक थे। देखिए, अब इस साइबर सुरक्षा के पीछे मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत और देश की गोपनीयता को बनाए रखना, डाटा की शुद्धता और अखंडता को बनाए रखना, मतलब कोई भी हैकर डाटा से या आंकड़ों से छेड़छाड़ न कर सके और संसाधनों की विश्वसनीयता बनी रहे। और तीसरा है उपलब्धता, मतलब इच्छित जानकारी या संसाधन का इस्तेमाल अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार हो। अब साइबर सुरक्षा के उद्देश्य को हासिल करने के लिए भारत ने कुछ इस प्रकार के तरीके अपनाए हैं: सुरक्षित सुरक्षा नीति और उसका अनुपालन तथा विश्वसनीयता, साइबर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास और उपयोगकर्ता की जागरूकता, साइबर सुरक्षा के संबंध में शोध और अनुसंधान का विकास, साइबर सुरक्षा से संबंधित दुर्घटना, उसकी पूर्व चेतावनी और उस पर प्रतिक्रिया तुरंत दर्शाना, साइबर सुरक्षा का प्रचार और प्रसार। चलिए, अब भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ये इस प्रकार है। सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ये साइबर सिक्योरिटी के लिए ही लाया गया था, लेकिन इसमें फिर आगे चलकर 2008 में संशोधन भी होता है। 2008 के संशोधन के बाद साइबर अश्लीलता को लेकर बड़े कदम उठाए गए। धारा 67A के रूप में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में अश्लीलता के लिए दंड का उल्लेख किया गया। धारा 67B बाल नग्नता से संबंधित है, मतलब ये बाल यौन शोषण पर आधारित था। इस अपराध में पहली बार पकड़े गए व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा, जबकि दूसरी और अगली बार पकड़े गए व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा का प्रावधान था। अब आईटी एक्ट 2000 की कुछ अन्य महत्वपूर्ण धाराएं इस प्रकार हैं। धारा 43 जुर्माना और क्षेत्राधिकार की बात करती है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की साइबर सुरक्षा भंग करने वाले व्यक्ति या अपराधी को पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति देनी पड़ सकती है, जिसकी राशि अधिकतम 1 करोड़ रुपए भी हो सकती है। धारा 46 जांच और निष्पादन अधिकार की बात करती है। देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम, दिशा निर्देश और आदेश की अवहेलना होती है साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, तो केंद्र सरकार धारा 46 के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। यह जांच अधिकारी भारत सरकार के अंतर्गत डायरेक्टर या राज्य सरकार के इसी स्तर का अधिकारी हो सकता है। वह सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में संबद्ध प्रावधानों के तहत मामले की जांच पड़ताल करता है। यह अधिकारी आरोपी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का भी मौका देता है और यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाता है। धारा 47 कहता है कि जुर्माना इस आधार पर लगाना चाहिए कि इस आपराधिक कृत्य में आर्थिक मुनाफा कितना हुआ अपराधी का, पीड़ित पक्ष को आर्थिक हानि कितनी हुई और अपराध का दोहराव कितना हुआ। दोबारा धारा 46 की बात करें तो इस जांच अधिकारी की शक्तियां सिविल कोर्ट के अधिकारों के समान होती हैं। ये सभी शक्तियां धारा 58 के उपखंड 2 के अनुसार साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को हासिल है। अब किसी ऐसे अधिकारी को भी जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिसके पास सूचना प्रौद्योगिकी और उसके कानूनी पक्षों का विस्तृत अनुभव हो। अब अगला है सेक्शन 48 या धारा 48, जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन की बात करता है। इसमें केंद्र सरकार घोषणा के द्वारा एक या उससे अधिक अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। इन्हें शक्तियां सेक्शन 58 के तहत प्राप्त होती हैं। अब इनकी शक्तियों या सेक्शन 58 की बात करें तो इन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल कोड के समान ही माना गया है।
इसके अलावा साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून के अन्य प्रावधानों के मद्देनजर ट्रिब्यूनल अपनी प्रक्रिया को नियमित करने के लिए स्वतंत्र भी है। यह खुद ही इस बात का फैसला करेगा कि इसकी बैठकें कहाँ और कैसे आयोजित होंगी। अब कुछ इस तरह के मामलों में यह अपील की सुनवाई कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति को ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने और उसे अपना पक्ष रखने में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की खोज और उसे पेश करने में, हलफनामे के रूप में सबूत हासिल करना, साक्ष्यों और सबूतों की सत्यता की जांच करना, अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना, अपीलों को खारिज करना, कोई भी अन्य मुद्दा जो इसके सामने पेश किया जाए, ये सभी कार्य कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब सेक्शन 193 और 228 के प्रावधानों के अंतर्गत इस ट्रिब्यूनल की हर प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। धारा 195 के अनुसार आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के समतुल्य माना जाएगा। अब इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता देना है। अब अगला आता है सेक्शन 66, जो कंप्यूटर प्रणाली की हैकिंग की बात करता है। अब यदि कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से गलत तरीके से सूचनाएं हासिल करके अपने पास रख लेता है, या फिर बेईमानी धोखेबाजी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या निजी पहचान से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल करता है किसी व्यक्ति की, या छुपकर किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करके अपने कार्य करता है, किसी की निजी जिंदगी में दखल देते हुए उससे पूछकर या बिना पूछे उसके निजी पलों को कैमरे में कैद कर उससे सार्वजनिक करता है या उसकी निजता भंग करता है, तो ऐसे सभी मामलों में वह व्यक्ति 3 साल के लिए दंडित किया जाता है या फिर उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होता है। इसके बाद हम पहले देख चुके हैं सेक्शन 67। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मदद से अश्लील सामग्रियों को पेश करने वाले को 5 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। यदि अपराधी दोबारा गलती करता है तो 10 साल तक के कारावास और 2 लाख रुपए तक के आर्थिक भुगतान की सजा हो सकती है। फिर आगे संशोधन में इसमें 67A और 67B सेक्शन को भी जोड़ा गया। इसमें अपराध के दंड को बढ़ा दिया गया। पहली बार अपराध करने पर 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना था, और अपराध दोबारा करने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई। आगे आता है धारा 70। इसमें केंद्र सरकार गजट की अधिघोषणा द्वारा किसी भी सरकारी संस्था को संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए शीर्ष निकाय घोषित कर सकती है, और इसमें शीर्ष निकाय घोषित की गई संस्था संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण से संबंधित सभी जरूरी कार्यों जैसे शोध और विकास के लिए उत्तरदायी होगी। सेक्शन 70B के तहत केंद्र सरकार गजट की अधिघोषणा द्वारा किसी भी सरकारी संगठन को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के रूप में सर्ट के रूप में घोषित कर सकती है, और यह शर्ट साइबर घटनाओं से संबंधित सूचनाओं और आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण और उसे प्रसारित करता है। साइबर घटनाओं संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनी भी जारी करेगा, आपातकालीन घटनाओं से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाएगा और इनमें सामंजस्य भी स्थापित करेगा। विभिन्न दिशा निर्देश, परामर्श, प्रक्रियाएं आदि की जानकारी भी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में यह जारी करेगा। साइबर सुरक्षा से संबंधित अन्य जरूरी कार्यों को भी अंजाम देगा। तो ये सारी बातें थी IT एक्ट 2000 के बारे में। बात करते हैं भारत की नई साइबर नीति 2013 के बारे में। तो साइबर क्षेत्र में अस्थिरता का मतलब है आर्थिक अस्थिरता। इसलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए और साइबर अपराध की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा नीति 2013 की घोषणा की। अब इसमें 2 निकाय महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय इसकी नोडल एजेंसी है, जो देश के साइबर सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों की निगरानी के अलावा लोगों की भूमिका और दायित्वों को भी स्पष्ट करती है। और इसके अलावा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी सूचना स्रोतों की डिजाइन तैयार करने, संकलन, विकास, उपयोग और संचालन की निगरानी करता है। यह देश की संवेदनशील सूचनाओं को अनवरत सुरक्षित रखेगा। अब देखिए, इस नई नीति में पता चलता है कि रक्षा प्रणाली, ऊर्जा संबंधी आधारभूत संरचनाएं, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार प्रणाली आदि जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें ऐसी कोई बाधा पैदा न हो जिससे अर्थव्यवस्था अस्थिर हो। इस नीति के 14 उद्देश्य तय किए गए हैं, जिसमें देश के साइबर संबंधी संतुलित वातावरण तैयार करना, सुरक्षित प्रक्रिया अपनाने वाली कंपनियों को कर में छूट देना, प्रभावी सार्वजनिक निजी भागीदारी विकसित करना आदि शामिल है। इसके तहत कौशल विकास और प्रशिक्षण में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कुशल पेशेवरों को भी तैयार करने की नीति अपनाई गई थी। अब इस नीति के अलावा भारत ने साइबर सुरक्षित भारत पहल को भी शुरू किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और उद्योग जगत के सहयोग से इस साइबर सुरक्षित भारत पहल को घोषित किया गया। इसका संचालन 3 सिद्धांतों पर हुआ। पहला जागरूकता, दूसरा शिक्षा और तीसरा सक्षमता।
मतलब इसका उद्देश्य सभी सरकारी विभागों के साइबर अपराध के संदर्भ में जागरूकता का प्रसार करना और मुख्य सूचना अधिकारियों तथा महत्वपूर्ण आईटी कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण भी करना है। इसके अलावा भी सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना आई, जिसमें विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के बढ़ते प्रयोग के कारण भारत की साइबर हमलों के प्रति संवेदनशीलता के मद्देनजर सरकार डाटा संरक्षण अधिनियम का मसौदा भी तैयार कर रही है। चलिए आज के अगले टॉपिक में भारतीय साइबर सुरक्षा संबंधी प्रमुख एजेंसीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ISTF, अंतर्विभागीय सूचना सुरक्षा टास्क फोर्स। अब साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को नोडल एजेंसी घोषित करते हुए अंतर्विभागीय सूचना सुरक्षा टास्क फोर्स की स्थापना की गई। यह टास्क फोर्स राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा से जुड़े खतरों और धमकियों को भांपने, आधारभूत ढांचे की सुरक्षा, सुरक्षा संबंधी सूचनाओं की सुनिश्चितता के तौर तरीकों और प्रासंगिक तरीकों की पहचान करने और सुरक्षा संबंधी जागरूकता, प्रशिक्षण और शोध जैसे कार्यों का निर्वहन करता है और इन सब मामलों में सरकार को सिफारिशें भी करता है और इन सिफारिशों पर सरकार काम भी कर चुकी है। अगली एजेंसी है CERT-In, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ये देश में साइबर सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए 2004 में गठित एजेंसी है। ये फिशिंग और हैकिंग जैसे मुद्दों पर नजर रखती है। अगला है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर, जो रक्षा मंत्रालय के दफ्तर, बिजली घर और परमाणु ऊर्जा के कंप्यूटरीकृत आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी है। ये 2014 में सामने आया था। अगला है RBI का साइबर सुरक्षा सेल। ये बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के साइबर सुरक्षा के खतरों पर निगाह रखता है। अगला है NIC CERT। ये साइबर हमलों में तेजी आने और डाटा चोरी होने की चिंताएं बढ़ने के कारण मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र या नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम नामक एक निकाय का उद्घाटन किया। NIC CERT NIC के डाटा की जांच कर हमलों की जानकारी, रोकथाम और समन के लिए कार्य करता है। अगला है मालवेयर और बोट क्लीनिंग सेंटर। कंप्यूटर या मोबाइल को वायरस और नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर से बिना किसी शुल्क के स्वतः ही बचाता है। अगला है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑपरेशन सेंटर। इसकी स्थापना चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन उत्पीड़न सहित साइबर अपराधों पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा 400 करोड़ की लागत से की गई। साथ ही इसकी प्राथमिकता है कि भारत सरकार के आधिकारिक संचार तंत्र में घुसपैठ और उसे हैक करने की कोशिश करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समूहों की कोशिशों को नाकाम करना है। और यह है पीड़ित साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए पीड़ितों को एक सार्वजनिक मंच भी प्रदान करेगा। इन सभी एजेंसीज के अलावा कुछ अन्य एजेंसीज भी स्थापित की गई, जैसे काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन तथा साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का गठन किया गया। अब यह CTCR कट्टरपंथ और आतंकवाद पर नजर रखने के लिए त्वरित रणनीति तैयार करेगा, साथ ही सीमित समय की नई कार्यवाही योजनाएं तैयार करेगा। इसके अलावा CIS इंटरनेट पर साइबर धोखे और हैकिंग जैसे ऑनलाइन अपराधों की निगरानी करेगा, जिससे हैकिंग, पहचान की चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। इनके अलावा सरकार की योजना साइबर अपराधियों से निपटने के लिए विशेष साइबर पुलिस बल की स्थापना करने की भी है। चलिए अब आगे जानते हैं कि साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से किए गए हैं। पहला है बुडापेस्ट कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड साइबर एक्टिविटीज। जुलाई 2004 में विभिन्न यूरोपीय परिषद के विशेषज्ञों, कनाडा, अमेरिका, जापान और अन्य देशों के 4 वर्षों की जीतोड़ मेहनत के चलते अवांछित साइबर गतिविधियों पर रोक के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। बुडापेस्ट कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध से समाज को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक सामान्य आपराधिक नीति बनाना था, खासकर उचित कानूनों को अंगीकार करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किए जाने वाले अपराधों, जिसमें कॉपीराइट का उल्लंघन, बाल अश्लील फिल्में, धोखाधड़ी, नेटवर्क सुरक्षा आदि के मानकों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई। इसके तहत इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए नक्सलवाद अथवा प्रजातिवाद के संबंध में दुष्प्रचार को बढ़ावा देने को आपराधिक कृत्य माना जाएगा। लेकिन अभी तक भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए इसमें, लेकिन गृह मंत्रालय इस पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा केंद्र की। ये विश्व को हैकर्स तथा आंकड़ों के उल्लंघन की घटनाओं से बचाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यह केंद्र साइबर सुरक्षा को हासिल करने में सभी हितधारकों को एक साथ लाने में मददगार होगा। इसका मुख्यालय जेनेवा में होगा। अब भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत आसियान सहयोग, भारत अमेरिका सहयोग, भारत ब्रिटेन सहयोग, एशिया प्रशांत सर्ट के साथ भारतीय सर्ट या सर्ट इन का सहयोग आदि जैसे विभिन्न कार्य किए हैं।
तो ये सारी बातें थी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पूरा इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी सारे वीडियोस आने हैं इसके। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।